चलिए, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी डाइपोल मोमेंट। तो देखो, डाइपोल मोमेंट यहाँ पर समझने से पहले आपको डाइपोल का रिप्रेजेंटेशन एंड डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो समझनी होगी। तो देखो, यहाँ पर डाइपोल को हम इस तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन होगा डाइपोल का। और देखो, डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी वो होगी फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये डाइपोल की डायरेक्शन होती है। अब देखो, ये है पूरा डाइपोल का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर। एंड यहाँ पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद ऑक्सीजन की, देन क्लोरीन एंड देन नाइट्रोजन, ठीक है। तो अभी के लिए आपको इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर याद करनी है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड देन नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी परसेंटेज एस कैरेक्टर से, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर अगर मान लो हमारे पास एक एटम है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, एक एटम है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है एंड एक एटम है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी? यहाँ पर जिसमें यस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो देखो, यहाँ पर 50% होता है यस कैरेक्टर, यहाँ पर 33.3% एंड हियर 25%। तो देखो, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी sp हाइब्रिडाइज्ड एटम की, उसके बाद sp2 एंड देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम की, ठीक है। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बेसिस पे हम डाइपोल मोमेंट को देखेंगे। तो देखो, यहाँ पर सिस एंड ट्रांस आइसोमर में हमें डाइपोल मोमेंट चेक करनी है, सिस की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगी या ट्रांस की। तो देखो यहाँ पर एक है सिस आइसोमर एंड दूसरा है ट्रांस आइसोमर। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर डाइपोल को ड्रॉ करना है। ड्रॉ कहाँ से करेंगे? तो देखो, ये जो कार्बन है ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये जो कार्बन है ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ओके। तो sp3 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है एंड sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और इसकी वजह से यहाँ पर जो डाइपोल का डायरेक्शन बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ। क्योंकि डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। सेम यहाँ पर भी होगा, फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी डायरेक्शन होगी डाइपोल की, तो जो रिजल्टेंट डाइपोल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो देखो, ये होगा आपका रिजल्टेंट डाइपोल। तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होगी सिस के लिए वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। हम डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर ये डाइपोल मोमेंट जो है इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, ट्रांस के लिए यहाँ पर क्या होगा? ये हमारा sp3 कार्बन, ये sp2 कार्बन है। तो डायरेक्शन डाइपोल कैसे होगी? ऐसे होगी। ये डाइपोल हमारा बना। इसके लिए यहाँ पर देखो, सॉरी, यहाँ पर H है, तो देखो ये H होगा, ये H है। तो देखो, यहाँ पर जो डायरेक्शन बनेगी CH3 से, ये होगा sp3 कार्बन, ये sp2। तो डाइपोल कैसे बनेगा? ये बनेगा ऐसे डाइपोल, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? डाइपोल यहाँ पर अपोजिट है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। और इसी की वजह से यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा? 0। तो ट्रांस आइसोमर में डाइपोल मोमेंट 0 है एंड सिस में नॉट इक्वल टू 0 एंड दैट्स वाई
सिस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू सिस का ज़्यादा है देन ट्रांस, ये जनरली होगा, नॉट ऑलवेज, देर आर सम एक्सेप्शंस, बट यहाँ पर हमें वो देखने नहीं है। यहाँ पर ये जनरल केस है, जनरली जो सिस है उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा ट्रांस आइसोमर से, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर मान लो एक ए मॉलिक्यूल है, दूसरा बी मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पर भी एक बड़ा वाला ए मॉलिक्यूल है, ये दूसरा बी मॉलिक्यूल है। अब देखो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है वो कुछ ऐसा है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कुछ ऐसा है। अब देखो कौन सा यहाँ पर कंपाउंड, ये एक कंपाउंड है, ये पूरा कंपाउंड है मान लो, ये दूसरा कंपाउंड है। अब और ए एंड बी ये इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो है, ठीक है। अब देखो ये जो मॉलिकुलर इंटरेक्शन है ये है मान लो कंपाउंड ए एंड ये बी, ठीक है। तो कंपाउंड ए में जो मॉलिकुलर इंटरेक्शन है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू बी। बी में जो मॉलिकुलर इंटरेक्शन है वो ज़्यादा है, और मॉलिकुलर इंटरेक्शन जितना ज़्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ए और बी को अगर हमें सेपरेट करना है तो जल्दी सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का आपस में जो इंटरेक्शन है वो क्या है, कम है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद करना है, मॉलिकुलर इंटरेक्शन, मॉलिकुलर इंटरेक्शन, मॉलिकुलर इंटरेक्शन जितना ज़्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट अगर आपको याद है तो आप यहाँ पर सिस और ट्रांस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो सिस एंड ट्रांस आइसोमर में किस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो देखो अब एक और बात, ये सब इंटरलिंक है। यहाँ पर अगर डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है तो मॉलिकुलर इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ गई डाइपोल के अंदर, ठीक है। और इसी की वजह से यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन, ठीक है, बढ़ गया। तो जिस मॉलिक्यूल का या जिस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज़्यादा, एंड दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखो ये सिस से और ट्रांस, सिस के लिए हमने पढ़ा डाइपोल मोमेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ट्रांस के लिए डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होने के कारण जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर जो इंटरेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस, देखो ये हमने डाइपोल ड्रा किया कुछ ऐसे, ठीक है, ये ऐसे डाइपोल आएगा। तो देखो ये रिजल्टेंट डाइपोल होगा कुछ ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये होगा प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर क्रिएट होने की वजह से जो अट्रैक्शन हुआ मॉलिक्यूल्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के आपस में जो अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सिस कंपाउंड में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज़्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर ट्रांस में यहाँ पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस फॉर्म नहीं हुए, एंड दैट्स वाई देयर इज़ डिक्रीज इन मॉलिकुलर इंटरेक्शन। मॉलिकुलर इंटरेक्शन उतना ज़्यादा नहीं होगा ट्रांस में। सो हियर मॉलिकुलर इंटरेक्शन इज लेस, मॉलिकुलर इंटरेक्शन लेस होने के कारण यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सिस आइसोमर का, सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ट्रांस से, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड देखो यहाँ पर सोल्यूबिलिटी हमें चेक करनी है, सोल्यूबिलिटी इन वाटर, वाटर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की सोल्यूबिलिटी। ये भी पूरा डाइपोल मोमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो सोल्यूबिलिटी के लिए एक सेंटेंस है, वो आपको यहाँ पर याद करना है, लाइक डिजॉल्व्स, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि जो
सेम होंगे, जो लाइक होंगे वो आपस में डिजॉल्व होंगे ज़्यादा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट लिया हमने, और ये दूसरा लाइक लिया हमने यहाँ पर पोलर सोल्यूट, ठीक है। या फिर यहाँ पर हमने लिया नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और एग्जांपल है, यहाँ पर अगर हमने लिया नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड सोलर, जो सोल्यूट है वो लिया हमने पोलर, ठीक है। तो देखो ये जो दोनों है ये इनकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी, इनकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सोल्यूट है, यानी कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सोल्यूट है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। लेकिन इन दोनों की यहाँ पर सोल्यूबिलिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर लिया है और सोल्यूट हमने पोलर लिया है। तो यहाँ पर अनलाइक सॉल्यूशंस है, ठीक है। एक सॉल्वेंट क्या है, नॉन पोलर है, एक सोल्यूट क्या है, पोलर है। तो यहाँ पर सोल्यूबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, वाटर को देखना है। वाटर, ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है वाटर का, ये लोन पेयर, दूसरी लोन पेयर। तो देखो इसका डायपोल कैसे बनेगा, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा, और जो रिजल्टेंट है वो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो नहीं होगी यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के लिए, यानी कि ये क्या हो गया, पोलर हो गया ड्यू टू डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट है इसलिए ये पोलर हो गया। अब वाटर तो पोलर है, तो वाटर को क्या चाहिए, वाटर यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। और वाटर अगर पोलर सॉल्वेंट है तो हमें क्या चाहिए, सोल्यूट भी पोलर ही लेना पड़ेगा, तभी जो है सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो पोलर सोल्यूट कौन सा है, सिस है या ट्रांस है? तो सिस यहाँ पर पोलर सोल्यूट होगा। तो देखो सिस क्या है, ये सिस फॉर्म जो है CH3H, ये सिस, यहाँ पर जो सिस है इसकी जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो नहीं है, इसकी वजह से ये क्या हो गया, पोलर हो गया। और सिस अगर पोलर है, ये हो गया अपना सोल्यूट और ये हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। क्योंकि हम कहाँ देख रहे हैं सोल्यूबिलिटी इन वाटर, ठीक है। तो सिस अगर पोलर है एंड वाटर भी पोलर है तो ये जल्दी सोल्यूबलाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, सिस आइसोमर की ज़्यादा होगी ट्रांस आइसोमर से। क्यों? क्योंकि ट्रांस आइसोमर में यहाँ पर डायपोल मोमेंट ज़ीरो है, ट्रांस आइसोमर नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर होने की वजह से यहाँ पर वो जल्दी डिजॉल्व नहीं होगा वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूबिलिटी सिस आइसोमर की ज़्यादा होगी ट्रांस से, ठीक है। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अब देखो नेक्स्ट, अब फोर्थ, इसे बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के लिए सिंपल कंसेप्ट है पैकिंग, ठीक है। पैकिंग जितनी ज़्यादा उतना मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखो जितने, अब एक सॉलिड लिया आपने, अगर सॉलिड को मेल्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा या सेमी सॉलिड सब्सटेंस को, तो देखो एक हमारे पास है सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड, एंड दूसरा है सेमी सॉलिड। तो देखो यहाँ पर सॉलिड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसकी पैकिंग जो होती है वो क्लोज पैकिंग, स्ट्रॉन्ग पैकिंग होती है, ठीक है। सेमी सॉलिड में भी पैकिंग होती है लेकिन एज कम्पेयर टू सॉलिड उतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। उतनी क्लोजली पैक्ड नहीं होते ये एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर, सेमी सॉलिड के अंदर, ठीक है। तो सॉलिड में पैकिंग ज़्यादा है, इसलिए इसको मेल्ट करने के लिए हमें टाइम, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा, मेल्ट करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन सेमी सॉलिड में ऐसा नहीं होगा, जल्दी मेल्ट हो जाएगा क्योंकि पैकिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो देखो अब यहाँ पर हमें चेक करना है सिस में पैकिंग ज़्यादा होगी या ट्रांस में। तो देखो सिस आइसोमर्स हमने लिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है सिस आइसोमर का। तो देखो कितने आइसोमर्स हम इसमें पैक कर सकते हैं। तो देखो
ये कुछ ऐसे हम पैक करेंगे सिस आइसोमर्स। ये हो गया सिस, सिस में ये पैकिंग हो गई सिस आइसोमर की। अब देखो ट्रांस में, ये ट्रांस, अब देखो ऐसे बहुत सारे आइसोमर्स हम यहाँ पर पैक कर सकते हैं। किधर? ट्रांस में। ट्रांस में बहुत सारे आइसोमर्स पैक कर सकते हैं, यानी कि ट्रांस आइसोमर में, ये ट्रांस है, ट्रांस आइसोमर में पैकिंग जो है वो स्ट्रांग है, और पैकिंग स्ट्रांग होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर ज़्यादा होगा ट्रांस का। सिस में पैकिंग यहाँ पर स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट इज मोर फॉर ट्रांस एज कंपेयर टू सिस। ठीक है, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा सिस से। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी चेक करनी है, सिस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी या ट्रांस की। अब यहाँ पर रिपल्शन पे पूरा डिपेंड है, जितना ज़्यादा रिपल्शन उतनी स्टेबिलिटी कम, जितना रिपल्शन कम उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, तो रिपल्शन एंड स्टेबिलिटी क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो बड़े बड़े ग्रुप्स है, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये इनका जो डिस्टेंस है, एरियल डिस्टेंस इनका क्या है? कम है एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर में। ये जो दोनों ग्रुप है इनका एरियल डिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब देखो यहाँ पर एरियल डिस्टेंस कम होने की वजह से ये पास पास रहेंगे, और पास पास रहने की वजह से यहाँ पर रिपल्शन क्या होगा? यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगा, और रिपल्शन जितना ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर एरियल डिस्टेंस ज़्यादा तो रिपल्शन कम। ठीक है, रिपल्शन यहाँ पर कम, और रिपल्शन कम होने की वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? ट्रांस आइसोमर की स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, वो हमने देखी। अब जो लास्ट कंसेप्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का, वो है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं? तो देखो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो इसके लिए सिमेट्री देखनी है हमें। सबसे पहले सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहले असिमेट्रिकल, अगर मॉलिक्यूल असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल अगर है, तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे वो कितने होंगे? 2n। ठीक है, ये फॉर्मूला है यहाँ पर 2n। तो यहाँ पर जो n है वो है नंबर ऑफ स्टेरियो सेंटर्स। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये फर्स्ट। सेकंड देखो, यहाँ पर अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हमारे पास है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, तो इसके दो पॉसिबिलिटीज़ होती है। एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी है अगर जो n है, दैट इज़ नंबर ऑफ स्टेरियो सेंटर्स, वो अगर इवन है तो, n अगर इवन है तो, एंड n अगर ऑड है तो, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई। तो इसके लिए जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल्स टू 2n-1। देखो 2n-1 प्लस 2n/2-1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऑड अगर हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल्स टू 2n-1 प्लस 2n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये दो फार्मूला आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो देखो इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए एक ट्रिक हम आपको बताएंगे। तो देखो यहाँ पर देखो क्या है, इवन है ना, इवन है, इसका मतलब अगर मान लो ये पूरा नंबर यहाँ पर, ये तो कॉमन है 2n-1, ये कॉमन है दोनों में 2n-1। अब कन्फ्यूजन जो आएगा वो इसमें आएगा 2n/2-1 या फिर n-1/2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर आप इवन नंबर लेते हैं, n मान लो 4 लिया हमने, तो 4/2-1 कितना आएगा? ये 4/2-1 ये आएगा
देखो 2 माइनस 1 तो ये आएगा 1। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने ऑड नंबर लिया तो देखो इसी केस में अगर हमने ऑड नंबर लिया, मान लो 5 लिया, 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 तो ये कितना आएगा, तो देखो 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 माइनस 1 तो ये आएगा 1.5। तो देखो हमें यहाँ पर जो आंसर मिल रहा है वो क्या है, पॉइंट में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन नहीं चाहिए हमको, पावर हमें यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शन नहीं होने की वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी को अगर हमने ऑड नंबर यहाँ पर लिया तो देखो यहाँ पर हमने ऑड नंबर लिया 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा किया तो देखो क्या आ रहा है 4/2 ये इंटीजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पावर में इंटीजर चाहिए ना कि फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन नहीं आने की वजह से हम क्या लेंगे n-1/2 ऑड के लिए। ठीक है, और इवन के लिए यहाँ पर इधर कौन सा भी इवन नंबर आप रख सकते हैं। अगर 6 रखा तो 6/2 माइनस 1 ये कितना आएगा 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर आपको याद रखना है, हमें पावर में इंटीजर चाहिए ना कि फ्रैक्शन। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम इवन के लिए n-2/1 लिखेंगे, n/2 माइनस 1 ये फार्मूला इवन के लिए होगा, एंड n-1/2 ये फार्मूला हमारा ऑड नंबर के लिए होगा। ठीक है, तो देखो इसमें आपको चेक करना है। तो देखो कितने स्टीरियो सेंटर से ये सबसे पहले आपको देखने हैं। तो ये एक स्टीरियो सेंटर है। स्टीरियो सेंटर मतलब जिस सेंटर से हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। उसके बाद सेकंड कंडीशन मतलब सेकंड चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है सिमेट्री है या नहीं। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है अगर हमने ऐसे इसको काटा तो यहाँ पर सिमेट्रिकल दो सेम हाफ मिल रहे हैं क्या, तो नहीं। यहाँ पर ये C2H5 है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, तो इसलिए यहाँ पर हमें दो सेम भाग नहीं मिल रहे। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो है असिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। तो डायरेक्टली हम GI कितने आएंगे यहाँ पर 2n, ये फार्मूला 2, तो n कितने हैं यहाँ पर 2, तो ये आएगा 4 आइसोमर्स यहाँ पर पॉसिबल होगी, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। तो देखो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है ये सिमेट्रिक है, क्योंकि अब अगर यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की तो ये जो हाफ है वो सिमिलर होगा इसके। ठीक है, तो यहाँ पर सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो गया। अब सिमेट्रिकल में दो कंडीशंस थी, एक इवन की थी और एक ऑड की थी। ठीक है, अब यहाँ पर कितने स्टीरियो सेंटर से ये चेक करने हैं। तो देखो 1 एंड 2 स्टीरियो सेंटर से, तो 2 मतलब यहाँ पर इवन होगा। ठीक है, 2 इवन होगा। तो देखो इवन के लिए हमने क्या किया था, तो फर्स्ट तो सेम होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज इक्वल्स टू यहाँ पर 2n-1 ये फर्स्ट कॉमन है दोनों में, ऑड में एंड इवन में। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन कहाँ आएगा, सेकंड पार्ट में, जब हम प्लस में यहाँ पर ऐड करेंगे वो यहाँ पर 2 क्या होगा ये आपको यहाँ पर समझना है। तो देखो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो n/2 माइनस 1, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी, और ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है n-1/2। ठीक है, तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर क्या करना है, दो इवन नंबर है, तो देखो इवन नंबर को हमने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट में रख के देखा 2/2 माइनस 1 ये कितना आ गया, ये आ गया देखो 1 माइनस 1 ये 0 आ रहा है। ठीक है, ये होल नंबर है। अब देखो अगर आपने यहाँ पर सेकंड में रखा तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ गया 1/2, ये आ गया 0.5। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, फ्रैक्शन में आ गया। तो हमें क्या चाहिए, होल नंबर में चाहिए, ये 0 है। तो यहाँ पर अगर 0 हम रखेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1। तो देखो 2, तो यहाँ पर n-1 कितना है 2 माइनस 1 प्लस 1, तो ये आ गया 2 1 ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझना है, हमें पावर में इंटीजर या फिर होल नंबर चाहिए, ना कि यहाँ पर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके लिए कितने आइसोमर्स पॉसिबल है,
3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। चलो एक लास्ट एग्जांपल लिखते हैं। तो देखो इसके लिए हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स चेक करने हैं। तो फर्स्ट हमें चेक करना है प्लेन ऑफ मतलब सिमेट्री। तो देखो अगर हमने ऐसे लाइन ड्रॉ की तो इधर हमें हाफ और ये जो हाफ है वो सेम है इसकी, ठीक है। तो सिमेट्री इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, ये सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर 2 चॉइसेस है। फर्स्ट अगर ऑड नंबर है तो, और अगर इवन नंबर है तो। किसका? स्टीरियो सेंटर्स का। अब स्टीरियो सेंटर्स चेक करो, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड थर्ड, यानी कि 3 ऑड नंबर है। अब हमें क्या चाहिए? फर्स्ट हमें पता है क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n-1 प्लस, अब यहाँ प्रॉब्लम आएगा 2 टू द पावर, यहाँ पर हमें क्या ऐड करना है। तो देखो एक पॉसिबिलिटी क्या है, n-1/2, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी, और सेकंड क्या है n/2 - 1। अब हमें क्या चाहिए? पावर में इंटीजर चाहिए, ठीक है। तो देखो इन दोनों में ये जो स्टीरियो सेंटर की वैल्यू आई है इसमें हमें यहाँ पर रखनी है और चेक करना है कौन से वैल्यू, मतलब कौन सी यहाँ पर इंटीजर आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर n, या इस फॉर्मूले में हमने अगर n की वैल्यू रखी है तो कितना आएगा 3 - 1/2, तो ये आ गया 2/2 1। यहाँ पर देखो 3/2 - 1, तो ये आएगा 0.5, ठीक है। तो सेकंड में अगर हमने रखी तो ये आएगा फ्रैक्शन में, और अगर फर्स्ट में रखी तो ये आएगा इंटीजर में। तो हमें क्या चाहिए? इंटीजर। तो यहाँ पर क्या आएगा n-1/2, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस फार्मूला, ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। फार्मूला कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये यहाँ पर ये जो ट्रिक है वो हमें यूज़ करनी है। अब देखो यहाँ पर 2 टू द पावर n-1, यहाँ पर 2 3 - 1 प्लस 2 3 - 1/2। तो देखो इसे सॉल्व करो, 2 यहाँ पर 2, तो ये आएगा 3 - 1/2 दैट इज 2/2। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1, ठीक है। तो देखो 4 + 2, तो ये 6, यहाँ पर 6 आइसोमर्स पॉसिबल होगी, ठीक है। तो ये था पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, ये हमने देखा, ठीक है।